हाय गाइस, वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया का पार्ट 1 करेंगे, जिसमें हम लोग इंडियन रेलवेज़ के बारे में, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, उसकी हिस्ट्री, उसका इम्पोर्टेंस, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक प्रीव्यू हम लोग ले लेंगे कि आज की वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, फिर कौन से मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसके बाद हम लोग इंडियन रेलवेज़ की हिस्ट्री पे आएंगे। देन कौन कौन से जोन्स में इंडियन रेलवे को डिवाइड किया गया है, विद टाइम कब कब कौन कौन सा जोन आपका डेवलप हुआ है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे जो जियोग्राफिकल या कोई भी तरीके के जो फैक्टर्स होते हैं जो रेलवेज़ को बनने में या उनके ना बनने में जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग रेलवे की मैपिंग करेंगे इंडिया के मैप पर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप कह सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक है जिसको लेकर। जैसे कि जम्मू बारामूला लाइन के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम लोग रेलवे गॉजेस के बारे में जानेंगे और किस तरीके से इंडिया ने अपने रेलवे गॉजेस को धीरे धीरे करके कन्वर्ट कर लिया है काफ़ी हद तक, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिर ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, इस टॉपिक को हम लोग यहाँ कवर करेंगे। फिर ट्रैफिक इन रेल्स यानी पैसेंजर ट्रेन्स या पैसेंजर ट्रेन्स का क्या इंपॉर्टेंस है, और फ्राइट ट्रेन्स जो होती है उनका क्या इंपॉर्टेंस है, और थोड़ा बहुत हम लोग आईआरसीटीसी के बारे में भी देखेंगे। फिर डायमंड क्वाड्रिलेटरल, जो कि बहुत ही एक ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, जो अभी काम चल रहा है जिसके ऊपर, इसको भी हम लोग मैप की मदद से थोड़ा सा समझेंगे। इसके बाद में हम लोग इंडिया की बुलेट ट्रेन्स के बारे में जानेंगे, क्या इसका प्रपोज रूट है, कहाँ तक इसका प्रोजेक्ट अभी करेंट टाइम पे कितना कंप्लीट हो चुका है, क्या गवर्नमेंट हिंड्रेंसेस है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। देन रोड रेलर्स क्या होते हैं, रोड रेलर्स की इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम लोग जानेंगे। और फिर हमारी जो प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रेलवेज़ हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एंड बेनिफिट्स क्या होते हैं रेलवे ट्रांसपोर्ट से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग इन शॉर्ट इंडियन मेट्रो सिस्टम के बारे में भी जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए, ट्रांसपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंट्री को इंटरनली या एक्सटर्नली कनेक्ट करने के लिए वर्ल्ड से। तो ट्रांसपोर्ट का इम्पोर्टेंस इसी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि पैसेंजर्स हो या फिर गुड्स हो, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। चीप एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये आपको पता है कि अगर इजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, फ्यूल सेफ होगा, टाइम सेफ होगा, तो इस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इंडस्ट्रीज़ को बहुत इजीली रॉ मटेरियल्स की सप्लाई मिल जाएगी, या लोगों का अगर टाइम बचता है तो लेबर में जाएगा वो टाइम, या और भी दूसरी चीज़ों में ये जाएगा जितना ट्रैवलिंग का टाइम होता है। तो ट्रांसपोर्ट आपका किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे इंडिया में टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि रेलवेज़ अवेलेबल है, रोडवेज़ अवेलेबल है, वाटरवेज़, एयरवेज़ एंड पाइपलाइंस भी अवेलेबल है। हम लोग इसका एक क्लासिफिकेशन देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले होता है लैंड ट्रांसपोर्ट, फिर वाटर ट्रांसपोर्ट, फिर एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड में आ जाती है आपकी रोडवेज़, हाईवेज़, एक्सप्रेसवे, या जो नॉर्मल रोड्स होती हैं उन सबको हम लोग रोडवे में मानते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं रेलवेज़ पे, जैसे आपकी जो भी पैसेंजर ट्रेन से, फ्राइट ट्रेन से, रेलवे लाइंस ओवरऑल जो भी है आपका, बुलेट ट्रेन्स हो गई, तो वो सब आपका रेलवे में आ जाता है। फिर आती है आपकी पाइपलाइन, जो कि अभी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं डेवलप हो रही है धीरे धीरे करके, और ये बहुत ही अच्छा एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है फॉर आपका जो भी लिक्विड चीज़ें हैं उन सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या सॉलिड मटेरियल को भी लिक्विडिफाई करके उसके बाद उसको पाइपलाइन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। फिर वाटरवेज़ इनलैंड होती हैं कुछ वाटरवेज़, जो आपकी जो भी नदियों के अंदर या जो भी आपका अंदर देश के अंदर की जो भी होती है। फिर उसके बाद ओवरसीज़ होती है, जो आपको दूसरे देशों से भी कनेक्ट करती है, जैसे शिप्स वगैरह हो गए, और भी जो आपको पता है वाटरवेज़ इंपॉर्टेंट होती है, उसको हम लोग सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। फिर आपकी एयरलाइंस जो डोमेस्टिक आपकी कंट्री के अंदर ही एक शहर से दूसरे शहर या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो भी एविएशन हो रहा है वो आपका डोमेस्टिक में आ जाएगा। एंड इंटरनेशनल जो आपका एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हो रहा है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडियन रेलवेज़, हमारा मेन टॉपिक है। तो इंडियन रेलवेज़ की हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप सभी को पता है कि रेलवेज़ इज़ जो है इज़ द बैकबोन ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, क्योंकि इंडिया के पास बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं डेवलप्ड और एक डेंस एरिया या एक डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज़ अवेलेबल है। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज ओपनड ऑन 16 अप्रैल। देखिए डेट्स इतना मैटर नहीं करते। 1853 में मुंबई से थाने में 34 किलोमीटर जर्नी के लिए आपकी सबसे पहली रेलवे लाइन या सबसे पहली ट्रेन जो है वो चली थी। ठीक, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये पता होना चाहिए कि मुंबई से थाने में सबसे पहले आपकी ट्रेन चली थी जिसकी डिस्टेंस थी 34 किलोमीटर्स। आफ्टर दिस विद द पासिंग टाइम मैनी रेलवे रूट्स वर सेट अप एंड स्लोली रेलवेज बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। देखो 2014 तक का मैंने यहाँ पर डेटा लिया हुआ है, जिसमें इंडिया जो है वो आपका, जब आप वर्ल्ड मैपिंग पे देखते हैं तो सबसे पहले आपका आ जाता है यूएसए। ठीक, यूएसए सबसे पहले यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा जो डेंस नेटवर्क है या जो सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन बड़ी है वो यूएसए की है। फिर आपका चाइना आता है, फिर आपका रशिया आता है। तो रशिया आपका एशिया वाले पार्ट में भी आता है। एशिया पार्ट में यहाँ पर इंडिया है अगर, तो इंडिया एशिया में सेकंड नंबर पे आता है आपका, और उस सबसे पहले कौन आता है, रशिया आता है। ओवरऑल जब वर्ल्ड की बात करेंगे तो चौथे नंबर पर इंडिया आता है। इसका मैं अभी एक चार्ट भी ही मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, जो आप देख सकते हैं कि यूएसए में जो टोटल रेल रूट की लेंथ है वो कितनी ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया में। जो आप देखते हैं तो 65,808 है। ये अभी तक थोड़ा सा एक्सटेंड हो चुकी है, 67,000 समथिंग है जो लेटेस्ट डेटा है आपका। और ये जो है आपका ये 2014 तक का डेटा है। ऑल्दो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ही इंडिया को अराउंड 53,000 किलोमीटर्स तक की रेलवे लाइन तो ब्रिटिशर्स के ही टाइम पे थी। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है इंडिया में बहुत ही कम रेलवे लाइंस का आप कह सकते हैं डेवलपमेंट हुआ है, या नई रेलवे लाइंस बहुत कम बनी है। बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए दैट कि इंडिया 4th नंबर पर है ये, जब हम लोग वर्ल्ड वाइड बात करते हैं। उसके बाद देखिए इंडिया जो है वो से धीरे धीरे विद टाइम, जैसे जो इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले आपका जो आया था वो था सेंट्रल जोन की। जब हम लोग बात करते हैं सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर्स है आपका मुंबई में, इसको सबसे पहले आपका जोन डिवाइड किया गया था। इसके बाद धीरे धीरे विद टाइम अलग अलग टाइम पे 2002 में भी कुछ नए जोन्स आए थे। ओवरऑल हम यहाँ पर 17 जोन्स की बात करते हैं। इसका चार्ट आपको बस देखने लायक है, इसमें कुछ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो सबसे पहला जोन जो डिक्लेयर किया गया था दैट वाज सेंट्रल रेलवे जोन, जो कि आपका मुंबई में है, जिसका हेडक्वार्टर्स आपका मुंबई में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेलवेज। देखो यार फैक्टर्स तो आपका सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफिकल देखते हैं। ज्योग्राफिकल यानी किसी जगह की जो ज्योग्राफी है उसका रिलीफ स्ट्रक्चर कैसा है, उसका क्लाइमेट स्ट्रक्चर कैसा है। प्लेन जो एरियाज़ होते हैं वो बहुत ही आप कह सकते हैं फेवरेबल कंडीशन होती है फॉर रेलवेज। रेलवे ट्रैक्स बहुत इजीली आप रेलवे लाइंस बिछा सकते हैं। लेकिन जो आपका प्लेट्यू रीजन है, या कुछ यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट रीजन्स को भी मार्क किया, जैसे एरियाज़ ऑफ राजस्थान विच आर सैंडी, जो सैंडी एरियाज़ है यार, सैंडी एरियाज़ में रेलवे लाइन बिछाना तो थोड़ा मुश्किल होगा। फॉरेस्ट एरियाज़ ऑफ मध्य प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, डेल्टाइक स्वैम्स ऑफ वेस्ट बंगाल, आपको पता है डेल्टा में तो बनाना बहुत ही मुश्किल है। मार्शी एरियाज़ ऑफ रन एंड कच्छ। यही एक रीज़न था जो आपका राजस्थान में जैसलमेर में बहुत ही समय बाद, मतलब आप कह सकते हैं इतना लेट में वहाँ पर ट्रेन स्टार्ट हुई थी, क्योंकि वहाँ का इतना सैंडी एरिया था कि वहाँ पर ट्रेन्स का डेवलपमेंट करना बहुत ही मुश्किल था। तो आपका इसी वजह से कई ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर अभी भी इंडियन रेलवे पहुँचता नहीं है। ऑल्दो इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है, जो मैं नेक्स्ट मैप में आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ तक का रेलवे नेटवर्क आपका पहुँचा हुआ है, वो बहुत ही वास्ट है, ऑलमोस्ट पूरी कंट्री को कवर करता है। फिर भी कई सारे ऐसे ही जगह हैं जहाँ पर हमारा जो रेल नेटवर्क है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर है ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स इस तरीके से क्योंकि ये एक जो रेलवेज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी को डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे आपका टाइम सेव होता है, आपका फ्यूल सेव होता है, आपकी और भी सारी चीज़ें, ये आपका फास्ट ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से ये कोई भी कंट्री है उसे रेलवेज़ की बहुत ज़्यादा नीड फील होती है। इस वजह से ही रेलवेज़ का डेवलपमेंट किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल फैक्टर्स।
पॉलिटिकल जो भी आपके ब्रिटिशर्स थे उन्हें क्या था, मेन उनका रीज़न था रेलवे लाइंस को बिछाने का या रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने का, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो रॉ मटेरियल्स है उनको अपनी इंडस्ट्रीज़ तक या अपना जो भी सेटअप है उनका इंडिया में वहाँ तक पहुँचाए, और जो चीप प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन मार्केट में ही सेल करे। तो इससे रेलवेज़ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस था उस टाइम पर, और क्योंकि रेलवेज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी इन सब चीज़ों में। तो ये तो इम्पॉर्टेंट आपके फैक्टर्स है। अब हम लोग यहाँ पर मैप में देख लेते हैं कि इंडिया की जो रेल स्ट्रक्चर है वो कितना कैसा कैसा है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए बहुत ही वास्ट, जिसका ऑल्दो आप इसको मैप पे बनाना तो इज़ नॉट पॉसिबल कि आप अपने एग्ज़ाम में इसको मैपिंग कर ले। जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, उसकी मैपिंग पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कनेक्टिविटी कितनी ज़्यादा है। ये जो एरिया है ये आपका है नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया, देन आपका ये जो साइड है ये भी ऑलमोस्ट नॉर्दर्न प्लेन्स में ही कवर हो जाती है। ये जो आपका बीच वाला है दैट इज़ योर पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला एरिया। देन आपका यहाँ पर कोस्टल एरियाज़ को भी ये कवर करता है, कोस्टल एरियाज़ को भी ये कवर करता है। सो इस तरीके से एक डिवीज़न भी दिया गया है कि ये कौन कौन से एरियाज़ को आपका जो वो इंडियन रेलवेज़ है वो कवर करता है। हिमालयन रीजन को अलग से बताया गया। नॉर्दर्न प्लेन्स में, सॉरी यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स में आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक। और जो आपका हिमालयन, तो इसको आप लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से डिस्क्रिप्टिव अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन से डिवीजन है। मैंने आपको 4 जोन्स बता दिए, एक तो कोस्टल प्लेन्स, दूसरा नॉर्थ इंडियन प्लेन, तीसरा होता है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, और चौथा होता है हिमालयन रीजन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक दूसरा मैप है। यहाँ पर हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी यहाँ पर हम लोग मार्क कर लेंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं जो कश्मीर वाला एरिया है, यहाँ पर एक पॉइंट आता है जम्मू तावी, ठीक। जम्मू तावी से लेकर के ये जो कनेक्टिविटी आपकी इधर लखनऊ वगैरह करके कोलकाता तक जाती है, इस प्रोजेक्ट को बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं ये इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ये काफ़ी दूर तक की डिस्टेंस को कवर करता है, और इसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आप देखेंगे जम्मू तावी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ बारामूला एक जगह पड़ती है, यहाँ पर बारामूला, और बारामूला से ही आपका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका रोल है जम्मू से बारामूला लाइन, ठीक। जम्मू तावी हम लोग ने देखा था। अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ है यहाँ पर हम लोग देखते हैं इन मैप, यहाँ पर आपका बारामूला है, ठीक। इसको प्रपोज किया है इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू तक का इसका एक्सटेंशन। यहाँ पर आपको मैप में जम्मू दिख जाएगा, सॉरी जम्मू एंड बारामूला। तो ये क्या प्रोजेक्ट है इसके बारे में हम लोग इन शॉर्ट देख लेते हैं। द जम्मू बारामूला लाइन इज़ अ रेलवे ट्रैक बीइंग लेड टू कनेक्ट द कश्मीर वैली इन द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ जम्मू रेलवे। जम्मू रेलवे तक तो काफ़ी डेवलप है, उसको और आगे बढ़ा करके इंडिया क्या चाहता है कि वो बारामूला तक उसे एक्सटेंड कर ले। द 356 किलोमीटर रेलवे ट्रैक विल स्टार्ट फ्रॉम जम्मू एंड एंड एट बारामूला। इट कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ फिरोजपुर रेलवे स्टेशन। ये तो थोड़ा बहुत आपको जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कितना बजट है वगैरह, लेकिन आपको ध्यान रखना है जम्मू बारामूला लाइन क्या है। जम्मू स्टेशन से आपकी बारामूला स्टेशन तक, या बारामूला जो जगह है आपकी श्रीनगर में वहाँ तक का कनेक्ट करता है। सो ये था हमारा जम्मू बारामूला लाइन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट का। फिर हम लोग आएंगे रेलवे गॉजेस के बारे में। रेलवे गॉज क्या होता है? गॉज इज़ द नेम गिवन टू डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ द पेयर ऑफ रेल इन द ट्रैक। ये तो आपको पता ही होगा। तो इंडिया में जो है वो 3 तरीके के गॉजेस अवेलेबल है। एक ये जो 762 मीटर सॉरी mm वाला गॉज होता है, फिर आपका मीटर गॉज होता है, फिर आपका जो ब्रॉड गॉज होता है। बेसिकली ब्रॉड गॉज ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा आपका हेल्पफुल होता है। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, धीरे धीरे विद टाइम उन्होंने जितने भी आपके मीटर गॉजेस थे या फिर नैरो गॉजेस थे, इन सबको क्या कन्वर्ट कर दिया इनटू ब्रॉड गॉजेस। सो ऑलमोस्ट इस टाइम पे इंडिया में ज़्यादातर ब्रॉड गॉजेस ही अवेलेबल है। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने बनाया था तो आपके तीनों तरीके के ये गॉजेस थे। तो ये इंडिया का एक आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट भी है कि जितने भी आपके नैरो गॉज या मीटर गॉजेस हैं उनको वो ब्रॉड गॉज में कन्वर्ट करना। लेंथ यहाँ पर मैंने दे दी है, ये 1 मीटर मीटर गॉज की होती है, 0.610 मीटर्स आपकी नैरो गॉज की होती है, एंड 1.675 मीटर्स आपकी ब्रॉड गॉज की लेंथ होती है।
ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है धीरे धीरे। देखिए ट्रैक्स इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं क्योंकि अगर ट्रैक्स इलेक्ट्रीफाइड नहीं होंगे तो उससे फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता था पुराने टाइम पे। बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं पॉल्यूशन की प्रॉब्लम होती थी और भी कई तरीके की अनईजीनेस होती थी। तो इस वजह से जो इंडियन रेलवे एसोसिएशन है, या जिसका हम लोग अभी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर देखेंगे, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसे हम लोग कोर भी कहते हैं, ठीक। तो कोर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रेल जो लाइन्स है उन सबको क्या इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाए। अब इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या फ़ायदा होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम सप्लाइज इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई to railway trains and trams without an onboard prime mover or local fuel supply. Electric railways use either electric locomotives, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स, या दोनों। मेन आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो ट्रेन्स होती हैं ये उसको डेवलप करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन करना होता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखते होंगे, इसको मैं यहाँ से समझाता हूँ। जो ट्रैक्स के ऊपर आपको दिखते होंगे लंबे लंबे से ब्रिजेस टाइप के बनाए होते हैं जिस पे तार लटक रहे होते हैं। तो उसी की मदद से क्या होता है कि आपका ट्रेन्स को इलेक्ट्रीफाई किया जाता है। एसी करंट से भी होता है, डीसी करंट से भी होता है, और दूसरी तरीके की करंट से भी इसको इलेक्ट्रीफाई किया जा सकता है। और इससे क्या होता है कि ट्रेन्स में बार बार फ्यूल भरने की या बार बार जो पुराने मेथड से उनको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग देखेंगे ट्रैफिक इन रेल्स। देखिए पैसेंजर ट्रैफिक तो होता है इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर देखा जाए पैसेंजर पर किलोमीटर के हिसाब से अगर देखा जाए डेंसिटी, तो इंडिया नंबर 1 रैंक करता है। ऑल्दो इंडिया जो है चौथे नंबर पे है जब रेलवे लाइंस की बात होती है, लेकिन इंडिया फर्स्ट नंबर पे होता है जब हम लोग बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर किलोमीटर्स, पैसेंजर्स पर किलोमीटर्स कितने बैठ रहे हैं किसी एक ट्रेन में। तो उस हिसाब से इंडिया सबसे ज़्यादा डेंस है और नंबर 1 पर आता है। अब पैसेंजर ट्रैफिक इतना ज़्यादा होने के बाद भी वो फ्राइट ट्रैफिक के मुकाबले उतना नहीं होता है जितना फ्राइट ट्रेन्स रिवेन्यू जनरेट करती है। फ्राइट ट्रेन्स क्या होती है, आपने हिंदी में वर्ड सुना होगा, मालगाड़ी। मालगाड़ी को ही हम लोग फ्राइट ट्रेन्स कहते हैं, जिसमें हम लोग इंडस्ट्रीज़ के लिए माल सप्लाई किया जाता है। और बड़ी बड़ी यहाँ पर आपको फिगर में ये वाली जो ट्रेन्स दिख रही हैं ये क्या होती है, मालगाड़ी होती है, आप सबको पता है। तो ऑल्दो जो पैसेंजर ट्रेन्स है इसमें लोग तो बहुत बैठते हैं, लेकिन इसका जो रेवेन्यू है, जो इससे पैसा आता है, वो कंपेरेटिवली लेसर होता है देन फ्राइट ट्रेन्स। लेकिन ट्रैफिक किस में ज़्यादा होता है, आपका पैसेंजर ट्रेन्स। अब इसी ट्रैफिक को कम करने के लिए IRCTC ने क्या किया, 2002 से इन्होंने ऑनलाइन बुकिंग लेना चालू कर दिया। 2002 से ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी कि IRCTC ने कब से ऑनलाइन बुकिंग लेना स्टार्ट किया या क्या है। IRCTC के बारे में और ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं यहाँ पर। मेन क्या है कि ये आपका एक तरीके से टिकटिंग या बुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अच्छा, इंडिया में चलने वाली 5 तरीके की जो मेजर ट्रेन्स है उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। पहले तो ऑर्डिनरी पैसेंजर ट्रेन्स होती है, फिर एक्सप्रेस ट्रेन्स होती है, फिर सुपर फास्ट ट्रेन्स होती है, एंड देन आपकी राजधानी या शताब्दी और जन शताब्दी ट्रेन्स होती हैं। तो ये हम लोग ने देख लिया ट्रैफिक इन रेल्स के बारे में कि पैसेंजर ट्रेन्स में ट्रैफिक तो ज़्यादा होता है, मगर जो आपकी फ्राइट ट्रेन्स होती है वो ज़्यादा रिवेन्यू को जनरेट करती हैं। नेक्स्ट, डायमंड क्वाड्रिलेटरल। देखिए जब हम लोग रोडवेज पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग एक पढ़ेंगे गोल्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक, सॉरी गोल्ड क्वाड्रिलेटरल नहीं, एक इम्पॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल की हम लोग बात करेंगे, ये जो कि आपका हाईवेज को कनेक्ट करते हुए बनता है और बहुत ही वो कह सकते हैं आप इकोनॉमिकली साउंड है, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है। उसी तरीके से ये जो रेलवेज़ है, रेलवे मिनिस्ट्री है, उसने भी डायमंड क्वाड्रिलेटरल का एक प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं इन्होंने इसके बारे में प्लानिंग की है, दैट कि हम लोग किस तरीके से जो मेजर सिटीज़ है, अब वो मेजर सिटीज़ कौन सी है आपकी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ठीक। जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपका हाईवे सिस्टम का होता है, हाँ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ही कहते हैं, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था। तो उसी तरीके से आपका दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई को भी इन्होंने एक प्रपोज किया है कि हम लोग ऐसा बनाएंगे, ठीक। ये काम चल रहा है, अभी कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। सो इस तरीके से एक ये लोग इन्होंने बोला है दैट कि हम लोग एक डायमंड क्वाड्रिलेटरल को इस एरिया में डेवलप करेंगे, जो कि हमारी मेजर सिटीज़ को आप कह सकते हैं कनेक्ट करेगी। सो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि डायमंड क्वाड्रिलेटरल किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर होगा दैट कि रेलवे से रिलेटेड है। जबकि गोल्ड क्वाड्रिलेटरल किससे रिलेटेड है आपका,
वो रोडवेज या हाईवेज से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडिया की बुलेट ट्रेन के बारे में जानेंगे। आपको पता है 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विद द हेल्प ऑफ जापान इंडिया में बुलेट ट्रेन आने वाली है। इसका प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो गया है। अलग अलग टाइम पर पॉलिटिकल कुछ ना कुछ हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से कभी इसका काम चल रहा है, कभी रुक जा रहा है। ऑल्दो 2022 में जो 75th इंडिपेंडेंस होने वाला था, अमृत महोत्सव, उसके टाइम पर ही अनाउंस किया गया था कि बुलेट ट्रेन्स इंडिया में चलने लगेगी, मगर उतना अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, ये ऑनगोइंग प्रोसेस में है। इसके रूट को हम लोग देख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक का ये कनेक्ट करेगी। देखिए यहाँ पर अहमदाबाद के पास आता है आपका एक साबरमती नाम की लोकेशन है, आपको बहुत फेमस है साबरमती लोकेशन। साबरमती से ये चलते चलते आपकी बुलेट ट्रेन जो है वो पहुँचेगी आपके ये जो भी मेजर स्टेशंस हैं। इसके बाद में ये एंड जो इसका स्टेशन है दैट इज़ आपका साबरमती से आते आते ये मुंबई तक आएगी। सो मुंबई से अहमदाबाद ये मेन आपका रूट माना गया है बुलेट ट्रेन का, और इस पर अभी भी काम चल रहा है। और इसकी जो डिस्टेंस है वो 509 किलोमीटर्स अभी बताई गई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोड रेलर्स क्या होते हैं। रोड रेलर्स टिपिकली देखो ऐसे ऐसे आप कह सकते हो गाड़ियाँ होती हैं, यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं, जो कि रोड पे भी चलती हैं और आपका वो रेलवे ट्रैक पर भी चल सकती हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और इससे क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम सेव होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करने के लिए किसी भी कंट्री के लिए, और बहुत ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रेलवे। सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो सेफ्टी को लेकर के आती है। कई बार इंडियन रेलवेज़ उतनी सेफ़ नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, या ट्रेन्स के भी एक्सीडेंट हो जाते हैं कई बार, या कुछ ना कुछ लापरवाही की वजह से या कुछ भी प्रॉब्लम्स की वजह से इंडियन रेलवेज़ उतनी ज़्यादा सेफ़ नहीं है जो कंपेयर टू दूसरी कंट्रीज़। कॉस्ट एंड रिवेन्यू प्रॉब्लम्स होती है कई बार रेलवेज़, अभी तो फ़िलहाल रेलवेज़ जो है वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहती है, लेकिन फिर भी रेवेन्यू को लेकर के कई बार प्रॉपर्टी डैमेज की वजह से या कुछ भी ओवरऑल और कभी कभी क्या हो जाता है इसका रेवेन्यू कॉस्ट से भी ही कम हो जाता है। ओवर क्राउडेड रहती है इंडियन रेलवेज़ है भाई, ओवर क्राउडेड आपने देखा ही होगा मूवीज़ में, ट्रेन के ऊपर लोग चढ़ चढ़ कर चले जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे, कोई एग्ज़ाम होता है तो किस तरीके से भर करके चले जाते हैं, तो वो सब थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। फियर्स कंपटीशन फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट, देखिए रेलवेज़ को रोड ट्रांसपोर्ट के मुकाबले काफ़ी आपको कंपटीशन झेलना पड़ता है, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट ज़्यादा ईजियर होता है। लोग अपनी गाड़ी लेकर के या अपना कुछ बस वस से जो निकलते हैं, तो उससे भी रेलवे का हमेशा कंपटीशन लगा रहता है। अनफेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशंस, कुछ ऐसी भी ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती है जिसकी वजह से कई जगहों पर रेलवेज़ सेटअप ही नहीं हो पाती या रेलवेज़ की कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। जैसे हम लोग ने कई 4-5 जगह इससे पहले डिस्कस करी थी, तो वो क्या होती है अनफेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से रेलवे का एप्लीकेशन वहाँ पर लिमिटेड हो जाता है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट। लो कास्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है यार, ट्रेन में एक बार में बहुत सारे लोग जाते हैं तो ओवरऑल जो पर पर्सन पड़ता है वो थोड़ा कम पड़ता है। फास्ट ट्रैवलिंग, जल्दी पहुंचाती है आपको ट्रेन, कंपेयर टू अगर आप अपने किसी मोड से जाएंगे तो उसके कंपेरेटिवली ट्रेन्स आपको जल्दी पहुंचाएंगी। लग्जरीज, आजकल के टाइम पे एसी वाली ट्रेन्स होती है और तरह तरह के बहुत अच्छा मतलब आपको फूड सप्लाई मिल जाती है, काफ़ी ही ईजी हो जाता है टिकट्स को बुक करना, ऑनलाइन आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेन्स आपको बेनिफिट कर रही हैं। लॉन्गर डिस्टेंस गुड ट्रांसपोर्ट, और जब आपको बहुत हैवी जो गुड्स होते हैं उसको अपनी एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसपोर्ट करना हो तो ट्रेन्स ही आपकी हेल्प करती हैं। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड इकोनॉमी, ये इकोनॉमी या इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत, इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल होता है या कोई भी चीज़ होती है जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको भी एक जगह से दूसरी जगह जब ले जाना होगा तो उसमें आपकी ट्रेन्स हेल्प करती है। एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प करती है, जैसे फार्मर्स ने क्या किया, वीट राइस या जो भी उनका जो भी प्रोडक्ट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट उस बहुत हैवी है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो प्रोड्यूस हुआ है, तो वो अलग अलग शहरों में अगर उन्हें सप्लाई करना है तो वो रेलवेज़ की मदद से उस चीज़ को कर सकते हैं।
रोल इम्पॉर्टेंट रोल इन नेशनल इंटीग्रेशन, सारे शहरों को आपस में, सारे जो भी स्टेट्स हैं उन सबको जोड़ने के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा रेलवेज रिस्पॉन्सिबल है। मिटिगेशन यानी जब आपका कहीं पे फ्लड आ जाता है, कहीं पर कुछ डिज़ास्टर हो जाता है नेचुरल, तो वहाँ से लोगों के इवैक्यूएशन के लिए भी ट्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेन्स चलाई जाती हैं। और जैसे आपको पता होगा दैट कि कोविड जब आया था, कोविड-19, तो उस टाइम पे आपको पता है श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई थी, ताकि जो आपके माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो आसानी से अपने घर पे जा सके। तो इस तरीके से ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल्स होते हैं आपके ट्रेन्स के। डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, कहीं पे कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस आ गया तो पुलिस को या जो भी आपके ट्रूप्स है, जो आर्मी है, उसको भी ट्रेन में भरकर भेजा जा सकता है विद इक्विपमेंट्स और सारी चीज़ें। रिमूव आइसोलेशन यानी जो कुछ देश के जो कुछ कोने ऐसे होते हैं जो कि छूट जाते हैं देश से, तो उनको देश से कनेक्ट करके रखने के लिए आपका रेलवे ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग इन वेरी शॉर्ट इंडियन मेट्रो के बारे में जानेंगे। आपको पता है इंडियन मेट्रो बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहली जो मेट्रो आपकी थी ये वो कोलकाता में 1984 में स्टार्ट हुई थी ऑपरेट होना। इसके बाद 12 सिटीज़ में, जैसे यूपी में हमारा आप जानते हैं लखनऊ में, कानपुर में और भी ये शहरों में मेट्रोज़ अवेलेबल हैं। दिल्ली की मेट्रो सेकंड नंबर पे सबसे पुरानी है कोलकाता के बाद। उसके बाद में और भी मेट्रोज़ आई हैं। ओवरऑल 12 सिटीज़ की यहाँ पर बात की गई है। अब शायद अपडेटेड डेटा आप चेक कर सकते हैं, उसमें और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई होंगी। फिर एडवांटेजेस हम लोग देखेंगे, हाई कैपेसिटी टू कैरी पैसेंजर्स, जो लोकल बस में जो भी जाते थे, ट्रैवल करते थे अपना एक शहर से अपने शहर से में ही तो उसको क्या ज़्यादा से ज़्यादा ये कैरी कर सकता है ज़्यादा लोगों को। इको फ्रेंडली है, उतना कुछ पोल्यूशन नहीं होता है, लो एनर्जी कंजम्पशन करता है और ग्रेटर ट्रैफिक कैपेसिटी है इसके पास बस वगैरह के कंपैरेटिवली। जितने लोग 7-8 बसों में जाते हैं या जितने 10-20 गाड़ियों में जितने लोग जाते हैं उतना तो एक मेट्रो में जा ही सकते हैं। ठीक, बहुत ही फास्ट में जाती है और बहुत ही ग्राउंड का ऑक्यूपेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं करती हैं। सो ये सब आपके इंडियन मेट्रो के फीचर्स थे। इंडियन मेट्रो भी इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग एक सेपरेट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में कवर करेंगे। सो आज हम लोग ने इंडियन रेलवेज़ को बहुत ही अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, मगर अगर आपको अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक कर देना एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रोडवेज़ को डिस्कस करेंगे, ये जिसमें वो भी थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होगी क्योंकि हम लोग हाईवेज़ और जो भी इम्पोर्टेंट जितनी भी एस्पेक्ट्स हम लोग कंप्लीट उस वीडियो में भी कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।